हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल आपके अध्यापक में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 विज्ञान की भौतिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में मेनली मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करूंगा। सब्जेक्टिव प्रश्नों की वीडियो का लिंक कुछ ही दिनों में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र के अंदर सेक्शन ए के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर सबसे पहला प्रश्न जो है बच्चों, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसका कौन सा सही है इसको हम देख रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कभी भी किसी भी मात्रक को निकालते हैं तो उसका सूत्र याद रखना जरूरी है बच्चों। तो यहाँ विद्युत फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट करते हैं। तो फाई बराबर जो फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। यहाँ ई और ए दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 होगा। तो कॉस 0 इज ऑलवेज 1। तो हम यहाँ इस थीटा के मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई डॉट ए कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ जाएगा ई डॉट ए। अब यहाँ ई और ए की सूत्र को हम लिखते हैं। तो ई का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, और यहाँ ए ऑलरेडी है तो ए लिख देंगे। अब हम इन तीनों क्वांटिटियों के विमाओं को लिखेंगे। तो एफ किस में नापा जाता है? न्यूटन के अंदर। क्यू जो है वो आवेश होता है, इसको हम कूलाम के अंदर मेजर करते हैं। और ए एरिया होता है, इसको हम मीटर स्क्वायर के रूप में मेजर करते हैं। तो यहाँ अपना जो मात्रक है वो यहाँ आ जाएगा न्यूटन कूलाम, नीचे से ऊपर जाएगा इनवर्स 1 और मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो आंसर आया न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर ए है जो करेक्ट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक समान आवेशित एक गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव V की दूरी R पर निर्भर होती है, तो वो किस तरह से होती है? तो सबसे पहले हम गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव का मान हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय कोश के भीतर अंदर की तरफ विभव का मान V बराबर होता है KQ बटा R। KQ बटा R। अब यहाँ हम किसी भी इस त्रिज्या के किसी भी बिंदु पर हम लेंगे तो वो मान समान ही आएगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। यानी R कांस्टेंट होगा तो V भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हम इन 4 ऑप्शनों में देखते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो यहाँ हमारा आंसर V बराबर कांस्टेंट करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीटर सेतु के एक प्रयोग में A व B के मध्य रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। प्रयुक्त करने पर A सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। तो अज्ञात प्रतिरोध S का मान क्या होगा? तो बच्चों हमने इसको प्रैक्टिकल में भी देखा था कि मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के नियम को लागू करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो नियम है वो होता है P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S। और वैसे हम अज्ञात प्रतिरोध की बात करते हैं तो S इज इक्वल टू 100 माइनस L बटा L इंटू R होता है। दोनों फार्मूले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ P की जो वैल्यू है वो A और D के बराबर होगी, क्योंकि ये पहला प्रतिरोध है जो ज्ञात है। तो यहाँ P बराबर हम लिखेंगे AD, और Q का मान जो होगा वो DC के बराबर होगा। तो यहाँ DC लिखेंगे इज इक्वल टू R का मान 3 ओम है जो हमें दे रखा है, और S का मान हमें ज्ञात करना है। अब हम AD के मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। DC का मान, टोटल इस तार की लंबाई 100 होती है
तो 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे और 3 ओम का 3 ओम बटा S, तो यहाँ हो जाएगा 20 बटा 100 में से 20 के तो 80 इज इक्वल टू 3 बटा S। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20S इज इक्वल टू 80 इंटू 3 और S इज इक्वल टू होता है 80 इंटू 3 अपॉन 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 4, तो S बराबर आ जाएगा 12 ओम। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो सा है 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त दिक्स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, मुक्त दिक्स्थान की चुंबकशीलता म्यू 0 तथा निर्वात में प्रकाश के आवेग का सही संबंध है। तो बच्चों हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट जो फार्मूला है C बराबर 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ C का मान कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो हमें इस इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो ये C स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो हमारे इन चार ऑप्शनों में जो ब आंसर है वो इसका करेक्ट होगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0। क्वेश्चन नंबर 5, गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। तो बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको कि गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। लेकिन उसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। तो स्थिर आवेश ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन हम त्वरित आवेश की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। तो हमारे इन चार ऑप्शनों में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ होता है। तो हम भंवर धाराओं के उपयोग में जब हम पढ़ते हैं, एक्चुअली भंवर धाराएं होती क्या है, तो जब किसी चालक वस्तु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस पिंड के वृत्ताकार पथ में जो धाराएं उत्पन्न होती हैं उन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। और इन भंवर धाराओं के उपयोग के अंतर्गत हम देखते हैं कि अवमंदन भी होता है इसके अंदर, रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक में भी इसका उपयोग होता है, प्रेरण भट्टी के रूप में भी होता है और प्रेरणी मोटर के रूप में भी होता है। यानी ये अ, ब और स तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर होगा द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि सघन माध्यम 1 का विरल माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 एवं इन्हीं माध्यमों के युगल के लिए क्रांतिक कोण IC है, तो N12 व IC के मध्य सही संबंध क्या होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जब भी कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तनांक निकालते हैं और इनका क्रांतिक कोण दे रखा है, और तो इनके बीच में जो करेक्ट रिलेशन होगा वो N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन ज्या IC के बराबर होगा। यानी N12 बराबर 1 अपॉन साइन IC के बराबर होगा। करेक्ट आंसर द होगा। है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टिका तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच में सही ग्राफ कौन सा है, सही आलेख कौन सा है। तो यहाँ हम इन चार ऑप्शनों में देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो संग्राही पट्टिका विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में खींचा गया है। तो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा जो होती है वह आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। धातु से उत्सर्जित सभी प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले नहीं होते हैं। तो हम इन चारों आलेखों को देखते हैं। तो सबसे एप्रोप्राइट जो ग्राफ है वो अ होगा, जो करेक्ट होगा, जहाँ प्रकाश विद्युत धारा जो कि निरोधी विभव है ये, उसका मान कांस्टेंट होगा और तीव्रताओं का जो मान है वो अलग अलग आएगा। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किसने किया। तो हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं। तो हमें
ऑप्शन बी करेक्ट दिखता है, डेविसन एंड जर्मर। तो इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज का क्रिस्टलों के प्रकीर्णन के द्वारा विवर्तन का प्रभाव का जो प्रेक्षण या प्रयोग डेविसन जर्मर ने किया था और उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति को समझाया था। बाद में उन्हें 1928 में ये डेविसन जर्मर का प्रयोग किया था। 1928 में इन्होंने ये किया था प्रयोग और 1937 के अंदर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ अपना जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। हाँ, तो बच्चों हम फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेशित कणों एवं आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो आवेशित कणों एवं आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने वाला यंत्र का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को अत्यधिक ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर है पहले का साइक्लोट्रॉन। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, एन फेरोवारी कुंडली की फ्लक्स बंधता N5 तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात क्या होता है? तो बच्चों हम इसको डायरेक्टली ले लेते हैं कि N5/I जो होता है वो L के बराबर होता है। तो L = N5/I। बट ये आया कैसे? तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के बराबर होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाई = कांस्टेंट लेते हैं LI। तो L = हो जाएगा 5/I। यदि इसके अंदर फेरों की संख्या N हो तो यहाँ हम N5/I = L। L क्या है? स्वप्रेरकत्व गुणांक। तो बच्चों यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर स्वप्रेरकत्व गुणांक आएगा, स्वप्रेरकत्व गुणांक। ओके। तीसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ है, यदि दो कणों का क्या समान है हो तो उसकी देव ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान होगी। तो हम यहाँ देव ब्रोगली समीकरण की बात करते हैं। तो देव ब्रोगली समीकरण अल्फा = H/P होता है, जहाँ लैम्बडा तरंग दैर्ध्य कहलाती है, H प्लांक का नियतांक जो कि कांस्टेंट होता है और P संवेग होता है। तो यहाँ इन दोनों कणों का क्या समान होगा? यदि हम संवेग की बात करते हैं तो लैम्बडा = H/P का मान होता है mv। तो P की जगह mv रखते हैं। तो यहाँ अगर हम संवेग को समान रखेंगे तो नेचुरली लैम्बडा भी समान होगा क्योंकि H कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा संवेग। तो यहाँ पे हम बच्चों संवेग आंसर करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पी प्रकार के अर्धचालकों में डैश बहुसंख्यक आवेश तथा डैश अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो बच्चों हम पी प्रकार के अर्धचालकों में हॉल जो होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 1 से 8 तक के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिलीकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर -6.4 × 10⁻19 कूलाम आवेश पाया गया। तो उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो हम सबसे पहले इस बूंद पर आवेश का मान ज्ञात करने के लिए आवेश का सूत्र स्थापित करेंगे। तो आवेश Q = होता है Ne। यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो N = Q/E हो जाएगा। यहाँ एक आवेशित बूंद पर का आवेश जो है Q = है -6.4 × 10⁻19 कूलाम और E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन है तो इसको माइनस लगाएंगे। तो यहाँ N की वैल्यू को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम Q का मान रखेंगे तो -6.4 × 10⁻19 बटा -1.6 × 10⁻19। तो 19 ये कट जाएगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों कट के 16 × 64। तो N = 4 इलेक्ट्रॉन्स
यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है P द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विध्रुव के कारण कुल विभव का मान V बराबर होता है K P cos थीटा बटा r स्क्वायर। अब यहाँ अक्ष की बात करते हैं तो अक्ष पर थीटा का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ 0 डिग्री लिख देंगे cos थीटा की जगह। तो V बराबर K P cos 0 डिग्री बटा r स्क्वायर। तो V की वैल्यू हो जाएगी K P बटा r स्क्वायर। तो यहाँ विद्युत विभव का मान V बराबर K P बटा r स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता लिखिए। तो हम जानते हैं कि अर्धचालकों में ताप के बढ़ने पर चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता घटती है। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का सूत्र है प्रतिरोधकता इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर, ताप। तो जब कभी भी हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान घटेगा, यानी प्रतिरोधकता में कमी आएगी। तो यहाँ आंसर होगा कमी, प्रतिरोधकता में कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 दोनों सेलों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल का मान लिखिए। तो हम तुल्य विद्युत विभवांतर यानी E इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। ये इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। तो जब कभी भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के अंदर रूपांतरित करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगाकर हम इसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हम वृत्ताकार पाश बना देते हैं। ये विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह का चित्र हमें बनाना है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है। हम किसी भी एक नियम की यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिपथ से संबंध होता है जब तक कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ये कहलाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण एवं विचलन कोण के बीच में ग्राफ बनाइए। तो हमने इसको हम प्रैक्टिकल में भी हमने देखा है कि प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। तो ये आपतन कोण I और विचलन कोण डेल m के बीच में ग्राफ है जो कि इस तरह का मेजर होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। तो ये आंसर यहाँ इसका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपके अध्यापक चैनल पर।